हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का टाइप 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ इसमें टिप्स जो इसकी बारीकी है, जिसमें कि क्वेश्चन में आप गलती कर बैठते हैं, उस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें अगर कोई भी दो आइडेंटिकल चार्ज हो और चार्ज आइडेंटिकल का मतलब मास बराबर हो, चार्ज का वैल्यू भी बराबर हो, लेकिन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को किसी भी हॉरिजेंटल रड से किसी दो पॉइंट से लटका दिया गया, मास बराबर है, चार्ज का वैल्यू भी बराबर हो, लेकिन डिसिमिलर चार्ज हो, मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज हो, और उसको कोई भी हॉरिजेंटल रड है मान लीजिए ऐसे, और यहां से एक चार्ज ऐसे लटका दिया गया, दूसरा चार्ज को ऐसे लटका दिया गया, हॉरिजेंटल रड से लटका दिया गया हो दो जगह से। क्योंकि इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि कॉमन पॉइंट से लटकाया गया था। तो कॉमन पॉइंट से जब लटकाते थे तो उसमें जो चार्ज होता था वो सेम नेचर का होता था, तब जाके उसमें रिपल्सन होता था। लेकिन इसमें जब हम हॉरिजेंटल रड से लटकाएंगे, अलग अलग पॉइंट से लटकाएंगे, तो इसमें दोनों का नेचर जो चार्ज का है वो हम डिफरेंट कर देते हैं, जिसके वजह से कि क्या होता है, रिपल्सन नहीं बल्कि अट्रैक्शन होता है। क्या होता है इसमें? अट्रैक्शन होगा, तब ना ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगा देखिए, फिगर आपके सामने है, ये आपका हॉरिजेंटल रड है, हॉरिजेंटल रड है, एक चार्ज को हमने यहां से लटका दिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरे को यहां से लटका दिया और इसका वैल्यू माइनस क्यू है, और मास दोनों का बराबर आइडेंटिकल है, मास में भी कोई परिवर्तन नहीं, चार्ज का भी मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर, चार्ज के मैग्नीट्यूड में भी कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ फर्क किस चीज का होगा, प्लस और माइनस का, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इसमें हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये पॉइंट ए है, यहां से इसको लटकाया गया, पॉइंट बी है, यहां से इसको लटकाया गया, और अब क्या होगा, प्रैक्टिकल तौर पर सिचुएशन क्या होगा, जब दोनों में अपोजिट नेचर का चार्ज है तो क्या हो जाएगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ये दोनों में अट्रैक्शन हुआ। अब ये शुरू का पोजीशन था, अब इसकी बात खत्म। अब चूंकि ये अट्रैक्ट होकर के ये यहाँ पर आ गया है और ये अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आ गया है, इस तरह से दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। आई बात समझ में, दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो ये यहाँ पर अस्थिर हो गया और ये यहाँ पर अस्थिर हो गया, क्योंकि जहां पर बैलेंसिंग का सिचुएशन बनेगा वहां पर जाकर के किसी भी सर्टेन एंगल पर जाकर के दोनों क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मन में हो कि दोनों सटेगा कि नहीं सटेगा, तो वो सटने का जो सवाल है ये तो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना स्ट्रांग है नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए जब क्वेश्चन दिया गया है तो नेचुरली वो दो अलग अलग जगह पर जाकर के अस्थिर हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रांग चार्ज हो तो सट भी सकता है, लेकिन इन जनरल जब क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो वो अलग अलग जगह पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब देखिए कि इस बॉडी पर जो है फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन यहाँ पर ये t है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। अगर ये t है, ये थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा, t cos थीटा हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, t sin थीटा हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, mg हमेशा ही नीचे की तरफ काम करता है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कि कूलम्बियन फोर्स, और F इक्वल टू क्या लगेगा, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये प्लस q है और ये माइनस q है, तो k q1 q2 लेते हैं ना, तो q1 के स्थान पर भी q और q2 के स्थान पर भी q, और चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए ये q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ r जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो भी फाइनल डिस्टेंस दोनों के बीच बने ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो देखिए इसमें फिजिक्स क्या होगा, फिर समझिए। इस पर जो फोर्स लग रहा है
टेंशन यहाँ पर टी है, ये एंगल थीटा है, टी का इधर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया, इधर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो गया, और mg नीचे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स ये आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। आई बात समझ में? ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर इन द बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा। आई बात समझ में? तो फिजिक्स इसमें बस इतना ही है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा और इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो बस फिजिक्स इसमें फिर इतना ही है, लेकिन इसमें बढ़िया क्वेश्चन आपका बचता है। अब इसमें जो भी पूछा जाए, फिर देखो अगर थीटा की बात करते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टेन थीटा मिलेगा, है ना। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें अगर दोनों को यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो यहाँ पर टेन थीटा मिलेगा। देख लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। ठीक है, तो टेन थीटा की बात तो ये हो गई। लेकिन अगर हमको मान लो कि चार्ज पूछा जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो क्यू स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लेंगे जरा बताओ तो साहब, आर स्क्वायर mg टेन थीटा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर mg टेन थीटा और नीचे के, यही ना। तो अगर Q की बात करें तो आर स्क्वायर mg टेन थीटा अपॉन के, और बाकी इस पर पावर कितना दे देंगे, हाफ। तो ये चार्ज की बात हो गई। अब जो भी वैल्यू रहेगा सभी को क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। अब इसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है, जरा ध्यान दीजिए, जिसमें कि आप गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर वैल्यू आया आपके पास टेन थीटा, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आपको फंसाता है और क्वेश्चन की बारीकी को इसमें समझना है। तो यहाँ पर जैसे जो भी वैल्यू पूछा जाए, अब उसमें जैसे टेन थीटा की आपको जरूरत अगर पड़ती है, तो यहाँ हो सकता है कि टेन थीटा का वैल्यू रखने से क्वेश्चन में आपका कॉम्प्लेक्सन क्रिएट हो जाए, क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो जाए। तो वैसे स्थिति में आपको क्वेश्चन स्मॉल एंगल का इशारा देता है। क्या करता है, क्वेश्चन स्मॉल एंगल का इशारा देता है। और या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको खुद भी समझना पड़ता है ना। हर बात का इशारा मिले कहा जाए ये जरूरी नहीं है ना। जवान आदमी हो खुद भी समझना पड़ता है। बात समझा कि नहीं छोटू? हाँ, तो हमेशा जो है क्वेश्चन कहे ही इशारा दे ये जरूरी नहीं है। बात समझ गया ना। तो कभी कभी आपको खुद भी समझना पड़ता है कि एंगल स्मॉल है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपको जैसे हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहे हैं कि कब आपको ऐसा समझना है कि एंगल स्मॉल है या नहीं है। तो देखिए जैसे मान लीजिए सपोज मान लो इसमें सपोज हम यहां से यहां तक लेंथ दे दें स्ट्रिंग का, ये 40 सेंटीमीटर दे दें। सपोज लेंथ कितना दे दें, 40 सेंटीमीटर दे दें। लेंथ स्ट्रिंग का कितना दे दें, 40 सेंटीमीटर दे दें। और मान लो जैसे यह जो डिस्टेंस है ये अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर हो, सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हो, तो एंगल स्मॉल होगा कि नहीं? एंगल स्मॉल होगा कि नहीं? तो फिर एंगल स्मॉल होगा। और भी समझिए, ऊपर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा समझिए इसको, जरा ध्यान दो। जैसे मान लो कि अगर इस तरह का सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाता है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लो
अगर हम ये कहें यहां पर अगर ये सपोज 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर है और यहां पर जो है अगर ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, और अगर हम आपसे पूछे साइन थीटा, जरा देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? साइन थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? आपको यहाँ पी बाई एच लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए अगर ये एंगल हम थीटा दें, आपको ये एंगल क्या दें? थीटा दें। ये एंगल क्या दें? थीटा दें। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और साइन थीटा लेंगे तो पी बाई एच की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस इसमें ये चाहिए, तो ये कितना होगा बताओ तो साहब? 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1608। अब यहाँ पर देखिए, अगर साइन थीटा की बात हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाय एच, तो रूट अंडर 1608। अब जरा देखिए 1600 अगर 1 का रूट आप निकालेंगे तो जरा निकाल के देख लीजिए कितना आ जाता है ना? निकाल करके देख लीजिए कितना आता है, आपको समझ में ये बात आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, फिर अगर जो भी वैल्यू आता है आप रूट निकाल के आप देखिए। अब इसको हम इतना ही रहने देते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए टेन थीटा की बात, अगर हम लोग टेन थीटा ले लें, यहाँ देखो जरा ध्यान से, अगर हम टेन थीटा ले लें तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा देखिए तो पी बाई बी एक ही बार में 1/40 आ गया, 1/40 आ गया। और यहाँ पर अगर साइन थीटा लेते हैं, इसका रूट निकालिएगा तो 1601 का रूट कितना मिलेगा? 40.01। अब इसका क्या आचार बनाएंगे 01 का, तो फिर तो मिला जुला करके हम लोग 1/40 दे ही देंगे, है ना? 40.01 भी आता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितने के बराबर हो गया? 1/40 के बराबर हो गया। तो अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है साहब? साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है? बराबर होता है। जिसका आपको सहारा इस टाइप के क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, जैसे आगे हम क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें किसी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है, और जो भी आपको इसमें सुविधाजनक हो, जो आपको इसमें लगे कि हाँ ये कंफर्टेबल है, तो आपको उसका वैल्यू लेना है। आई बात समझ में? अब हो सकता है कि कहीं आपको साइन थीटा निकालने में सुविधा हो, कहीं टेन थीटा निकालने में सुविधा हो, तो जो आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है उसके हिसाब से यहाँ पर बात करना है, ठीक है? जैसे मान लो सपोज अगर हम बात करें कि हो सकता है कि आपको यही 40 दिया होता, तो फिर ये कितना हो जाता? यही अगर 40 दिया होता तो ये कितना हो जाता? तब ये कितना हो जाता? रूट अंडर 40 का स्क्वायर माइनस 1, ये रूट अंडर 1599 हो जाता। बात समझ रहे हो ना? आई बात समझ में? तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन को आपको देखना है, और बाकी जो आपका क्वेश्चन है का जो कंसेप्ट है, जो फिजिक्स है, वो बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा। आई बात समझ में? अब जो भी क्वेश्चन पूछे आपको निकालना है, और अगर टेन थीटा पूछता है तो डिवाइडिंग कर देना है, और अगर मान लो टेंशन पूछे और थीटा गिवन नहीं हो, तो वैसे स्थिति में दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना है। और अगर मान लो कि स्मॉल एंगल की बात कर रहा हो, तो वहां पर फिर जो है टेन थीटा कॉस थीटा वाली बात हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए टी कॉस थीटा किसके बराबर है? टी कॉस थीटा किसके बराबर है? mg के बराबर है। अगर थीटा गिवन हो तो टी बराबर mg अपॉन कॉस थीटा भी लिया जा सकता है। टेंशन आपका इससे भी निकलेगा।
इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि टेंशन पूछे तो हमेशा स्क्वायरिंग ही एडिंग करना है, ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायरिंग एडिंग आपको हमेशा करना हो। आई बात समझ में? तो आप mg अपॉन cos थीटा भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लो कि एंगल स्मॉल होता है तो cos थीटा कितने के बराबर होता है? 1। अगर एंगल स्मॉल होता है तो cos थीटा, एंगल स्मॉल होता है तो cos थीटा 1। तो ऐसे स्थिति में t का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा साहब? mg के बराबर होगा, इसलिए कि cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। स्मॉल एंगल में cos थीटा 1 होता है। आई बात समझ में? और ये बात भी आप यहाँ से साबित कर सकते हैं, देख लीजिए ना आपको यहीं से। और ये बात यहीं के लिए नहीं है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। पूरे फिजिक्स में ये बात सब जगह लागू होगा। जरा यहाँ से cos थीटा का वैल्यू बता दीजिए तो क्या होगा? cos थीटा होता क्या है? cos थीटा होता क्या है? बोलो। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, है ना, और h ये हो गया। तो जरा cos थीटा का वैल्यू बोलो तो साहब 40 अपॉन रूट अंडर, अब देख लीजिए फिर 40 अपॉन रूट अंडर 1601। रूट अंडर 1601 का आप कितना रूट निकाले हैं देख लीजिए। तो ये भी लगभग 40.01 का मतलब ये 40 हो गया। देख लीजिए cos थीटा 1 हो गया। और इसी बात को हम पहले मानने बोलते हैं कि आपको तीता लगने लगता है कि नहीं? तो अगर नहीं लगे तो फिर आप इस तरह से निकाल करके देखिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों माना गया है। आई बात समझ में? तो उल्टा के कान पकड़ो तो बात समझ में फिर आ जाएगा। तो इस बात को जो यहाँ पर हम लोग आराम से निकाल लिए, cos थीटा इक्वल टू 1 निकाले ना। और इसी को कह रहे हैं कि अगर एंगल स्मॉल हो या इशारा हो या ऐसा आपको दिखे, तो वैसे स्थिति में आप पहले ही मान लीजिए कि यहाँ पर cos थीटा 1 हो गया, तो टेंशन किसके बराबर हो गया साहब? mg के बराबर हो गया। और इस तरह का भी हम क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, और बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर ये आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन पहले समझिए। कॉन्सेप्ट आपका वही है, टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कर रहा है कि आइडेंटिकल पिथ बॉल है और चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ये बताओ तो ये क्या इशारा दे रहा है क्वेश्चन? रबिंग करने से किस तरह का चार्ज प्रोड्यूस होगा? सेम नेचर या अपोजिट नेचर? रबिंग करने से किस तरह का चार्ज प्रोड्यूस होता है? सेम नेचर या अपोजिट नेचर? अपोजिट नेचर। अब ये डायरेक्ट ये आपको नहीं कहा कि दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, तब ये कहा कि दोनों को रबिंग किया गया है। तो रबिंग करने से अपोजिट नेचर चार्ज क्रिएट होता है। तो ये डायरेक्ट नहीं दे करके आपको इशारा दे दिया कि रबिंग करके चार्ज प्रोड्यूस किया गया है। तो जब रबिंग करेंगे तो कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा? अपोजिट नेचर। तो यहाँ पर अपोजिट नेचर चार्ज प्रोड्यूस हो गया। दूसरी बात, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजेंटल रॉड। ये आप देखिए, यह जो है आपका हॉरिजेंटल रॉड है, इससे एक को यहाँ लटका दिया गया और एक को यहाँ लटका दिया गया। सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजेंटल रॉड थ्रो 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया हो गया साहब? 20 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि जो जो चीज आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबको आप लिखते चलिए, ठीक है? 20 सेंटीमीटर लेंथ है दोनों का, इच नेचुरली दोनों का ही होगा। सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर। तो सेपरेशन जो है सस्पेंशन पॉइंट के बीच, मतलब जहां से ये लटकाया गया, तो ये इसका जो लटकन बिंदु है सस्पेंशन पॉइंट, ये भी इसका सस्पेंशन पॉइंट। तो यहाँ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है साहब? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? यहां से लटकाया गया और यहां लटकाया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या कर रहा है? Separation between the suspension point 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the ball is 3 centimeter. मतलब जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा,
मतलब जब वो बैलेंसिंग कंडीशन में आएगा, तो जब अपोजिट नेचर चार्ज होगा, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो दोनों क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ये मान लो ये यहाँ पर आकर के ये रुक गया और ये यहाँ पर आकर के रुक गया। आई बात समझ में? जहाँ मिजाज ठंडा होगा वहां पर रुक जाएगा। मतलब मिजाज ठंडा होने का मतलब छोटू समझ रहा है ना? जहाँ एक दूसरे को वो बैलेंस कर लेगा, जहाँ एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो वहां पर वो अस्थिर हो जाएगा। ये भी अस्थिर हो गया और यहाँ पर ये भी अस्थिर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि सेपरेशन जो है 3 सेंटीमीटर है। तो नेचुरली जब एट्रैक्शन होगा तो सेपरेशन क्या होगा? एट्रैक्शन होगा तो सेपरेशन क्या होगा? घटेगा। एट्रैक्शन होगा तो सेपरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर सेपरेशन घट गया। अब यहाँ 3 सेंटीमीटर, लेकिन जहां से लटकाया गया था वहां पर 5 सेंटीमीटर था। चलिए ठीक बात है। तो पहले 5 था, उसके बाद अब 3 हो गया। शुरू में जो है आपका सेपरेशन 5 था, फिर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मास ऑफ ईच बॉल। मास आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन आपसे पूछा जा रहा है। और चार्ज जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है चार्ज? तो 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब का चार्ज दिया हुआ है और मास पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। अब यहां पर देखिए तो क्या होगा? सिचुएशन क्या है कि 2 चार्ज्ड बॉडी है, दोनों अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, दोनों को लटका दिया गया, तो क्या होगा? दोनों में अट्रैक्शन हुआ। तो और ये यहाँ स्थिर हो गया, ये यहाँ स्थिर हो गया। और इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो फोर्स डायग्राम देख लीजिए। mg आपका नीचे लगेगा और यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं कि T है। ध्यान से देखिए, mg नीचे लगा, टेंशन मान लिया T है और ये एंगल थीटा है। तो T का 2 कंपोनेंट, इधर कितना हो जाएगा? T cos थीटा होगा, इधर कितना हो जाएगा? T। तो T का कंपोनेंट इधर T cos हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? T sin थीटा हो जाएगा। और mg जो है ये आपका नीचे, और कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के बीच, इस पर इधर ही लगेगा, अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो F = kq² अपॉन r², kq² अपॉन r²। ठीक है, बात समझे कि नहीं? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 Q2 के स्थान पर ये Q² हो गया और नीचे r² अपने जगह पर। बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो फिजिक्स इसमें बस इतना ही है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन द इक्विलिब्रियम कहिए या बैलेंसिंग कहिए, इक्विलिब्रियम कहिए या बैलेंसिंग कहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन या बैलेंसिंग कंडीशन। तो T sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? kq² अपॉन r²। T cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो फिजिक्स तो इसमें यही है, लेकिन क्वेश्चन आपका कई है, कई तरह का क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है। ठीक है, इसके पहले जो हमने टाइप डिस्कस किया था उसमें भी बात इतनी ही थी और इसमें भी बात बस इतनी ही है। ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, इधर वाला इधर वाले को बैलेंस करेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर अगर इसको डिवाइडिंग कर दे तो T sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा हो गया। फिर यहाँ tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? kq² नीचे r² mg। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसी से हम लोग खींचेंगे। तो अब देखिए जो भी इससे निकालना है वो निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो है फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल और टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले मास की बात कर रहा है तो मास की बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास? ठीक है, लिख लिए हैं। तो देखिए तो यहां पर जो है ध्यान से देखिए, मास आपसे पूछा जा रहा है तो मास को इधर करिए, बाकी को इधर करिए। इसको ध्यान से देखिए, मास को इधर कर रहे हैं। मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? kq²
और नीचे बोलिए जी आर स्क्वायर टेन थीटा, यही ना। तो अब के का वैल्यू पता है, क्यू का भी वैल्यू पता है, जी आर सब पता है, तो एक टेन थीटा आपको बचा निकालना है इसमें, है ना। बात समझे कि नहीं? के का वैल्यू पता है, क्यू का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू 10 बैठा देना है, 9.8 भी ले सकते हो। आर का वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम लोग ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम में 3 है। अब बचा क्या इसमें, टेन थीटा, यही ना बचा। तो टेन थीटा हमें चाहिए। अब यहाँ देखो टेन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए भी एक इशारा दिया है कि यहाँ देखो ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा की अगर बात करें तो P/B होगा, और अगर साइन थीटा की बात करें तो P/H होगा। कौन निकालना आसान है, टेन थीटा की साइन थीटा, टेन थीटा की साइन थीटा। तो अगर एंगल स्मॉल हो, अब यहाँ पर फिर देखो आपके मन में हो सकता है कि सर एंगल स्मॉल जो है ऐसा दिया तो नहीं है, तो ऐसा दिया नहीं है, लेकिन आपको इशारा समझना है। तो यहाँ पर स्मॉल इसलिए होगा कि यहाँ देखो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली एंगल स्मॉल हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये 20 सेंटीमीटर है, लंबा है, और ये माल बहुत छोटा है, तो एंगल स्मॉल का कंसेप्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर एंगल स्मॉल होगा तो साहब टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा का ही वैल्यू आप ले लीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू ये 1 हो गया, और यहाँ पर हाइपोटेनियस है तो 1/20। और अगर जिसके मन में नहीं हम टेन थीटा ही लेंगे तो आप टेन थीटा ही लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा जम करके होगा तो फिर मन ठंडा हो जाएगा, कहोगे नहीं अब यही ठीक है। आई बात समझ में? तो आप एक बार लेके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर। और गलती करना चाहिए, है ना। हम तो कहते हैं गलती करिए, गलती करने से ही कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो आप अगर ले भी लीजिएगा टेन थीटा तो जरा देख लीजिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ से वैल्यू, तो 20 स्क्वायर अब -1, तो 20 स्क्वायर का मतलब 400 -1 तो रूट अंडर 399 आ जाएगा। इसका फिर रूट निकालोगे फिर जरा मन ठंडा हो जाएगा, है ना। अंदाज से नहीं निकालना पड़े तो, है ना। अच्छा चलो ठीक बात है। तो फिर बात वही हो गया कि नहीं हो गया, तो लीजिएगा अभी, तो फिर तो 1/20 पर हमको आ ही जाना है। तो फिर जब कान पकड़ना ही है तो सीधे सीधे पकड़ लेना है। आई बात समझ में? 1/20 पर तो हमको आना ही है ना। फिर बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखिए, तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अब सारा वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। डायग्राम बनाया हुआ ना, बता दे। तो चलिए फिर ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, तो मास इक्वल टू, इसको देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, एक बार फिर इसको मैं लिख रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर जी आर स्क्वायर टेन थीटा। तो के का वैल्यू बोलो तो साहब 9 × 10⁻⁹। चार्ज का वैल्यू बोलो तो साहब 10⁻⁻8, लेकिन 2 बार होगा, स्क्वायर है। जी का चलिए लगभग 10 वैल्यू ले लीजिए, कोई बात नहीं। आर बोलिए तो साहब 0.03, लेकिन 2 बार होगा, 0.03। अब टेन थीटा बोलो तो साहब फिर 1/20, ये 20 ऊपर दे ले, तो चलिए इस 20 को ऊपर दे लीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आए सो आपका आंसर। और देखिए बड़ा आसानी से कटेगा ये, जरा ध्यान दीजिए। अगर ये 10 हटाइए, ये हटाइए, तो यहाँ देखिए ये 4 0 आ जाएगा, नहीं जी? दे दे यहाँ पर, तो 2 करके, और यहाँ पर 10 पर 4 और 1 5 दे दिया पावर। और फिर यहाँ देख लो 3 दिया 9, ये इससे खत्म हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है 8। और फिर यहाँ देख लीजिए, ये तो 4 ही पावर बचेगा, 1 पावर घटेगा तो, है ना जी। 9 4 13 में गया 16 पावर, 10⁻⁻3, इतना केजी। तो ये आपका मास हो गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन इसमें अभी एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, टेंशन का।
टेंशन दूर करना है। मास तो निकल गया, मास तो निकल गया। अब देखिए आपके पास, अब हम ये पूछ रहे हैं कि टेंशन के लिए क्या करना चाहिए। क्या दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एडिंग करें या सीधा टी cos थीटा इक्वल टू mg वाला ले लें, इसको ले लिया जाए, इक्वेशन 2 को ले लिया जाए? नहीं, ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं? अच्छा क्या, बहुत अच्छा है। इसलिए वो स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो और मन ठंडा हो जाएगा, है ना, मिजाज हरा हो जाएगा उसमें। तो टी cos थीटा बराबर mg, तो टी बराबर कितना हो गया साहब, mg अपॉन cos थीटा, और एंगल अगर स्मॉल होता है साहब तो cos थीटा 1 हो जाता है। और ऐसे भी नहीं, आप तो निकाल के देख लो, cos थीटा का वैल्यू 1 ही आएगा इसमें, है ना, 1 ही आएगा। और नहीं तो इसको आप सीधा मान लीजिए एंगल स्मॉल, cos थीटा कितना साहब, cos थीटा 1। तो अब देखो बहुत आसान हो गया कि नहीं। तो t बराबर कितना हो गया, mg हो गया साहब। तो मास अभी हम लोग निकाले हुए 8 × 10⁻³ g के लिए 10 और बैठाइए, 8 × 10⁻² न्यूटन। इसको ऊपर लिख देते हैं एक बार, फिर कहीं कट रहा हो। तो t इक्वल टू साहब mg मास 8 × 10⁻³ और g कितना साहब 10 ले लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, वो हम दे रहे हैं आपको। तो 8 × 10⁻²। और टेंशन है क्या साहब, फोर्स है, तो ये आपका टेंशन हो गया। तो ध्यान रहे कि टेंशन अगर निकालना है तो एक फार्मूला स्क्वायरिंग एडिंग वाला भी होता है, लेकिन अगर मान लो कि थीटा वहां पर गिवन नहीं हो और एंगल भी बड़ा वाली बात हो, तब फिर वहां पर यह काम करना होगा। लेकिन अगर ये स्मॉल एंगल है तब तो हम लोग आराम से टी cos थीटा इक्वल टू mg से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों तरह की बात हम कर रहे हैं, बाकी जैसा क्वेश्चन कहे उसके हिसाब से फिर आपको देखना है ना। सारी ट्रेनिंग वो पहले दी जाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। जैसे जब आर्मी युद्ध क्षेत्र में होता है तो वहां पर पूछने का समय नहीं है, वहां पर आपको अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि हमको सर क्या करना होगा। वहां पर ये पूछना नहीं है, ना पूछने का समय है कि नहीं। अब मान लो कोई आर्मी युद्ध क्षेत्र में है, अब वहां पर पूछता है सर हमको ठोक रहा है, अब हम क्या करें क्या करें, हम ठोक दें कि अब जो हम ही खा लें, बोलिए बात समझ रहे हो। तो अब उस समय पूछने का नहीं है, जब तुमको ठोके तो पूछता कौन चाहिए, ठोक दो, उसके पहले तुम चल जाएगा उसको मारो, है ना। तो इसलिए बाकी सारा ट्रेनिंग वो पहले तक के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना विवेक से काम लेना है, अपना कॉमन सेंस से काम लेना है कि कब कौन सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया नहीं, यहाँ तक देख लीजिए, पहले लिख लीजिए, थोड़ा साइड हो लेते हैं। फिर एक और इसी तरह का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों चार्जेस के बीच रिपल्सन है, ठीक है। कंसेप्ट आपका बिल्कुल सिमिलर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, टू स्मॉल स्फीयर एच ऑफ मास 20 ग्राम। जो क्वेश्चन में मिले पहले लिखते चलना है। मास आपको 20 ग्राम है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिया, लेंथ 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करा, एच दोनों का बराबर है, स्वाभाविक है, होगा ही। स्फीयर आर आइडेंटिकली चार्ज। स्फीयर क्या है, आइडेंटिकली चार्ज, मतलब यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, दोनों आइडेंटिकल चार्ज होगा, तभी तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। नहीं तभी ना रिपल्सन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से लटकाया गया। तो इसमें प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा सिचुएशन होगा, एक पॉइंट से लटकाया गया, ऐसे लटकाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दोनों में ऐसे लटकाएंगे तो ऐसे रहेगा तो नहीं ना, दोनों में रिपल्सन होगा, ऐसे हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन इसका बनेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन टी है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, टी cos थीटा होगा, और इधर कितना हो जाएगा, टी sin थीटा। mg आपका नीचे हो गया, और इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना, F = kq²/r²। और बाकी दोनों तरफ बराबर एंगल, जैसे ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दूसरी बात,
लेंथ ये 40 सेंटीमीटर है, और ये जो सेपरेशन है क्वेश्चन का, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन का है कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो लेकिन जब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, इसमें स्मॉल एंगल का कंसिडरेशन इसमें फिर होगा या नहीं? स्मॉल एंगल का कंसिडरेशन होगा या नहीं? होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। फिगर मत देखिए, फिगर में तो हम लोग जान के थोड़ा बड़ा बनाते हैं उसको, ताकि हमको लिखने का जगह भी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन ये 40 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगर एक्चुअल फिगर की बात हो जाए तो 40 और 2, जरा देखिए ऐसे, ये पूरा ये मान लीजिए ये 40 गया और इसको 2, और एकदम ऐसे ये जाएगा डायग्राम। प्रैक्टिकल तौर पर ये ऐसा सिचुएशन जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा, ये 40 और ये 2 सेंटीमीटर। देख लो एंगल स्मॉल हो गया फिर। तो प्रैक्टिकल तौर पर जरा उसको सोचिए। हालांकि क्वेश्चन में इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि एंगल स्मॉल है, तो आपको समझना है, क्वेश्चन के सिचुएशन को समझना है, क्वेश्चन के इशारे को समझना है ना। तो इसको समझना जरूरी है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है ना। गाना सुना है ना? तो चलो ठीक बात है। यहाँ पर भी इसको आपको समझना है। हर बात को कहा नहीं जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आपको खुद समझना है। और फिजिक्स इसमें बस इतना ही है कि ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, अगल वाला बगल वाले को बैलेंस करेगा, मतलब इधर वाला इधर वाले को बैलेंस करेगा। तो टी साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। इन द बैलेंसिंग कंडीशन, देखो फिजिक्स फिर यहाँ पर वही है, इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन टी साइन थीटा किसके बराबर होगा साहब? टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। इसको फर्स्ट मानिए, सेकंड मानिए, और निकालना क्या है? टारगेट देखिए, टारगेट चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। ठीक है, तो फिजिक्स इसमें इतना ही है। बाकी अब इसको अगर डिवाइड करें, अगर डिवाइड किया जाए 1 में 2 को, 1 में 2 को, तो टेन थीटा कितना मिलेगा साहब? अभी तक कितनी बार हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। ठीक बात है। चाहिए चार्ज, तो क्यू स्क्वायर बोलिए कितना हो गया? आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा के स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा, नीचे क्या होगा? के हो जाएगा, यही ना साहब? और अगर क्यू की बात करें तो इस पर रूट मार लेंगे हम लोग। लेकिन इसमें भी अब एक ही फैक्टर है, वह है टेन थीटा, जो कि आपको सावधानी से पुट करना है। ठीक है, अब इसमें टेन थीटा का वैल्यू आपको बैठाना है। तो जरा बताइए तो कि टेन थीटा, क्या इसमें टेन थीटा लेना उचित होगा या साइन थीटा ले लें? साइन थीटा ले लिया जाए। इसलिए क्या देखो, ये 2 सेंटीमीटर है साहब और ये 40, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? देखो तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/h 2/40, मतलब 1/20 हो जाएगा, 1/20। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फिर एंगल स्मॉल का केस बनेगा। और देखने ही से लग रहा है, फिगर देखने से नहीं लग रहा है, वैल्यू देखो इसका, फिगर तो लोग जान के बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 40 है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल स्मॉल का केस होगा, तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर, साइन थीटा टेन थीटा बराबर 1/20। और यहाँ पर इसको हम लोग पुट कर लेंगे। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन लिखा हुआ है सबका? तो चलिए फिर यहाँ हम लोग इसको पुट करें। बाकी सारा वैल्यू आपको गिवन है साहब। बोलिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना? वैल्यू बोलते जाइए। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 0.04 स्क्वायर है ना, तो 2 बार। ठीक है, उसके बाद मास कितना? 20 ग्राम है, किलोग्राम में 10⁻⁻3। फिर बोलो साहब, अब क्या करना है? जी तो 10 ले लेते हैं,
टेन थीटा कितना, साइन थीटा के बराबर 1/20। और क्या करना है फिर, नीचे के है तो 9 × 10⁻⁹ यही ना, तो ये q² आएगा। थोड़ा कटा छटा के देख लीजिए। और पॉइंट को अगर यहाँ हटाएंगे ना साहब तो कितना जीरो आएगा जी, 4 जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका 1 0 इससे खत्म कर लीजिए, 2 को इससे खत्म कर लीजिए, कितना हो गया जी 16/9। उसके बाद आप पावर अरेंज करिए तो यहाँ कितना है, 10 का पावर -3। और यहाँ से जाएगा 9 3 12 पावर -12 ना जी। तो कितना हो जाएगा ये 16/9 -10⁻⁻15। चेक कर लो एक बार ठीक से। ठीक है, लेकिन ये साहब q² मिलेगा। q की बात करोगे तो रूट आ जाएगा 16/9 10⁻⁻15 4/3। और या तो ऐसा करो, इसको 1 0 और यहाँ पर अगर बैठा देते हो, जैसे ऊपर भी 1 0 और नीचे भी 1 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160/90, यानी तो 1 0 जो यहाँ पर है, इसी को जैसे 10 से यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ पर ये 16 पावर हो जाएगा -16। देखो तो तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा 160/9। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है, लगभग कितना आ रहा है वैल्यू जी, बताओ। कैलकुलेट करिए इसका वैल्यू, बताइए कितना आता है। ये लगभग 4.2 × 10⁻⁻8 कूलम आ जाएगा। लगभग इतना आ जाएगा, इसलिए कि जब इसको डिवाइड करिएगा ना तो ये देख लो, लगभग ये 16 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है ना। 10 रहता तो 16 आता, तो 16 से ज्यादा है तो इसका रूट 4 से ज्यादा होगा। और यहाँ तो रूट तय है, -16 पावर है तो इसका आधा पावर रूट होगा, -8 होगा। -16 का रूट -8 हो गया। और ये 160/9 है। अंदाज से देखो, इसको 10 मान लेना तो 16 हो गया, तो 4 तो ऐसे ही दिख रहा है ये। ठीक है, 4 तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा ये 16 से ज्यादा होगा, इसलिए कि नीचे 9 है। देखो अनुमान से कैसे लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक ये सब है। जैसे मान लो हमको अब इसको सॉल्व करना 160/9 है, इसका रूट निकालना है, तो हम इसको जैसे 9 है तो इसको हम 10 मान लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10 मानेंगे, 1 0 कट गया, रूट 16 मतलब 4। तो 4 तो देखने ही से लग रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सब ट्रिक है। अगर आपको समय कम हो रिगार्डिंग कंपटीशन, तो वहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी कभी जो है बहुत नुकसानदायक हो जाता है, तो वहां पर अनुमान से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ऑप्शन इतना नहीं सटाता है कि 4.1 भी दे दिया, 4.5 भी दे दिया, ऐसा नहीं करता। 4.2 दे दिया तो दूसरा सीधा 8.2 भागेगा ऑप्शन, तो आपको देखने से पकड़ा जाएगा कि कौन सा आंसर उसमें होगा। तो ये ट्रिक है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई बात समझ में? तो चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही। और हमारे चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है, और बढ़िया लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।